certain thing related to John Donne. We start with the name of Almighty God, the most beneficent, the most merciful. Dear student friend follower, in today's session, you people are going to learn about John Donne. You'll be learning about our valedictions, forbidding morning. So this is very, prominent poem, a sonnet by John Donne. John Donne has written this poem specially for his wife. So he was going somewhere else. He was going to France for some days. She was worried, and she was having some health issue. So he has written and dedicated this sonnet for his wife. तो अपनी वाइफ को ये डेडिकेट करता है. वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग. विल डिस्कस दिस. गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार. बड़ी इंपॉर्टेंट इसकी ये भी एक इसका सॉन्ग है, इसको हम देखेंगे. और जॉन डन्स कंसीट एंड इमेजरी, वो किस तरह से कंसीट और इमेजरी यूज करता है, और यही उसकी पोएट्री को क्या बना देता है, एक उसका डिफरेंट स्टाइल और कंसीट यूज करना, इमेजरी, फरफेच्ड इमेजरी वो लाता है और उसको क्या बाय वॉलेंस जो है उसको एडजस्ट कर लेता है अपनी पोएट्री में. थॉट और फीलिंग को इन्फ्यूज करके एक नई चीज बना देता है, और यही इसका अंदाज जो है इसको क्या बनाता है, मेटाफिजिकल पोएट. दूसरे पोएट तो दूसरे भी हैं, इसे मेटाफिजिकल क्यों कहा जाता है, हम ये चीजें देखेंगे. और 3 ही इसकी असाइनमेंट है, अगर आप कर लें तो वही उसी में से कुछ ना कुछ आएगा. John Donne as a metaphysical poet and John Donne as a metaphysical poet, और यही चीजें हम देखेंगे. वो कंसीट साथ लिखा गया. We'll see Twickenham's Gardens remaining part. So there is a one stanza. Yesterday I couldn't teach you, but in today's session I try to teach a remaining stanza of Twickenham Garden. So let's see. कल हमने डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो, कल मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था ट्विकनहैम गार्डन. पोएट एक ट्विकनहैम गार्डन है वहां पे आया है, और पोएट इज कंसीडरिंग दैट आई हैव ब्रॉट दिस डेंजरस हार्ट विद मी एज वेल. माय हार्ट इज जस्ट लाइक माय हार्ट इज जस्ट लाइक अ serpent who entered in paradise and seduced Eve and Adam. It looks as if I have brought this traitor with me, because wherever I'm going, it is just dissuading me, it's just pursuing me to remember my beloved and making my life and my world heck. और मेरी जिंदगी को अजाब बना रहा है. How can I get rid of this traitor? इस ट्रेटर से मैं कैसे जान छुड़ाऊं? जहां जाता हूं एक सरपेंट की तरह मेरे साथ है, जैसे कि वही ट्रेटर, वही सांप जन्नत में घुस के, पैराडाइज में घुस के उसने एडम और ईव को बाहर निकलवा दिया था. बेटर होता, जॉन डन कहता है, कि मैं उस वक्त यहां इस गार्डन में, ट्विकनहैम गार्डन में आता जब मौसम भी किसका होता, खजां का होता. क्योंकि अब इस वक्त मौसम जो है वो बहार का है, और मेरे मन से ये बहार का मौसम जो है बिल्कुल असिमिलेट नहीं करता, मिलता नहीं है. फिर वो आगे देखना रेट्रिक कैसी देता है, बात में कैसे वो पन यूज करता है, पैराडॉक्स यूज करता है. पन का मतलब होता है लफ्जों के साथ खेलना. लफ्ज जो है ऐसे जैसे उसके आगे हाथ बांध के खड़े हो और वो यूज करता जाए. एलोक्वेंट, जैसे कुछ सरमन जो है, बैठा है एक प्रीस्ट और सरमन देता है, और वो देता जा रहा है, मुंह से अल्फाज जो है वो बड़े एक अंदाज के साथ उसके मुंह से निकल रहे हैं. वो अपनी पोएट्री के अंदर अकल यूज करता है, अकल से पोएट्री करता है, हेड से करता है. वो कहता था कि मुझे टॉपिक बताओ, सुबह पोएम ले लेना भाई. वो ये नहीं कहता था कि मेरे ऊपर जब इमेजिनेशन आएंगी वर्ड्सवर्थ की तरह, जॉन कीट्स की तरह, कॉलरिज की तरह, या दीगर रोमांटिक पोएट्स की तरह, वो ये नहीं कहता कि मुझे इमेजिनेशन आएंगी मेरे ऊपर तो तब लिखूंगा. जॉन कीट्स सेड पोएट्री शुड कम थ्रू हार्ट. If it's not coming through heart, better it should not come.
पोइट्री दिल से आनी चाहिए, अगर दिल से नहीं आती तो ऐसी पोइट्री को नहीं आना चाहिए। पोइट्री शुड बी लाइक लीव्स कम टू द ट्रीज। नेचुरल होता है ना कि वो किसके ऊपर आते हैं, एक ट्री के ऊपर जैसे लीव्स आते हैं, उसके पत्ते आते हैं, तो ऐसे ग्रो होनी चाहिए पोइट्री। ऐसी पोइट्री होनी चाहिए नेचुरल ऑर्डर में, नेचुरल फ्लो में। पोइट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। किसने कहा? वर्ड्सवर्थ ने। वो किस पे बिलीव करते थे? नेचर पे, नेचुरल पोइट्री पे। बट हियर यू विल सी दिस मैन जॉन डन इज राइटिंग पोइट्री थ्रू हेड। इन्फ्यूज करता है रेटरी को, परसुएशन को, गाइड करता है, रेफरेंस देता है, बातें करता है सितारों की, बियॉन्ड इस ह्यूमन वर्ड से बियॉन्ड चला जाता है। डेथ पे बात करेगा, मजहब पे बात करेगा, गॉड पे बात करेगा, लव पे बात करेगा, डिवाइन पे बात करेगा, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजों को डिस्कस करता है जो इस दुनिया की नहीं होती, वहां ले जाता है, उसके साथ कंपेयर करता है। कभी वो अपनी बिलवर को कहेगा कि मेरी बिलवर जो है, पूरी दुनिया जो है वो मेरी बिलवर है। मतलब सूरज, तुम यहां से लेकर मशरक से लेकर मगरब तक का जो सफर करते हो, मैं तुम्हारा सफर छोटा ना कर दूं? यार तुम क्यों इतने मारे मारे फिरते हो, परेशान होते हो? तुम ऐसा करो कि ये मेरी जो महबूबा है, ये देखना वो क्या करेगा। उसको क्या, टॉलमिक एक कॉन्सेप्ट था जिसको कहते थे जियोसेंट्रिक। अगर आप पार्ट 2 में मुझसे पढ़ेंगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पे। जियोसेंट्रिक का कॉन्सेप्ट जो है, इसको कहते हैं टॉलमिक व्यू। एक टॉलमिक नजरिया था लोगों का, जो कि क्या था, गैलीलियो से पहले लोगों का एक नजरिया था कि दुनिया जो है वो क्या है, जियोसेंट्रिक है, और इसके गिर्द सारे सूरज तारे सब इसके गिर्द ही घूमते हैं, यानी ये सेंटर है। लेकिन ये गैलीलियो ने इसको रॉन्ग साबित किया। उसने कहा नो, ये जियोसेंट्रिक नहीं है। उसने कहा ये क्या है, ये मतलब ये भी एक हमारा स्यारा है, और ये घूम रहा है, रोटेट करता है किसकी गिर्द? गिर्द सूरज के गिर्द, ना कि सूरज इसके गिर्द, सन इसके गिर्द नहीं घूमता। तो उस वक्त के जो बड़े बड़े प्रीस्ट थे, उन्होंने गैलीलियो गलीली को पकड़ा और उन्होंने उसे सजा देनी शुरू कर दी। उसका ट्रायल किया। उसने कहा कि बाइबल में तो लिखा है, आवर लॉर्ड आवर गॉड हैज फिक्स्ड दिस अर्थ एंड इट नेवर शेक। इट नेवर शेक्स बिकॉज आवर गॉड हैज फिक्स्ड इट। हमारे गॉड ने इसको फिक्स कर दिया, ये कैसे हिल सकती है अपनी जगह से? तुम कहते हो ये मूवमेंट करती है। तो इस तरह को वो कहता है जी मेरी बिलवर जो है यही दुनिया है। एक थॉलमिक व्यू से वो बताता है, पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो सारी दुनिया इसके गिर्द ही तो घूमती है, तो मेरी बिलवर का कमरा जो है और मेरा, हम दोनों का, ये पूरी दुनिया है। तुम ऐसा करो कि यहाँ पे चक्कर लगा लिया करो, तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। तुम बूढ़े हो गए हो, ओल्ड फूल सन, क्यों बारे मारे फिरते हो? तो इस तरह वो अजीबोगरीब किस्म की बातें करता है और फिर उससे रेट्रिक देने की कोशिश करता है, और उसके अंदर वो मेटाफिजिकल आइडियाज डालता है। यानी मेटाफिजिकल आइडिया ऐसे बिलीव के आइडिया। These are the metaphysical things that you may not believe in it, but he believes that this is this and this like that. So let's discuss about the remaining stanza of Twickenham Garden. हमारा पोएट जो है उसके अंदर आया है और बड़ा परेशान है। फिर वो कहता है हीदर विद द क्रिस्टल्स फाइल्स। फाइल्स क्या होता है? ये एक शीशी बोतल को कहते हैं, बोतल। कहता है कि हीदर यहां विद द क्रिस्टल, एक चमकदार, कहता है कि एक बोतल लें, लवर कम, प्यार करने वालों आओ, एंड टेक माई टीयर्स, और मेरे सारे आंसू जो मेरी मोहब्बत में गिर रहे हैं उसको इस बोतल के अंदर डालो। एक शीशी लो, बोतल लो, और उसके अंदर मेरे जो आंसू गिर रहे हैं सारे इसके अंदर डाल दो, ठीक है, इस बोतल के अंदर। फिर क्या करो? आगे वो कहता है विच आर लवर्स लव्स वाइन। और भाई ये कहता है प्यार की ये एक शराब है, जो कि यानी मेरे, ये कहता है एक चमकदार शीशी लें, फाइल लें, लवर सारे मेरे पास आओ। विच आर लवर्स वाइन, ये प्यार करने वालों की, कहता है, एक शराब है। एंड ट्राई योर मिस्ट्रेस टीयर एट होम्स, और अपनी महबूबाओं के, अपनी जो तुम्हारी बिलवर्ड्स हैं, जो तुम्हारी महबूबाएं हैं, जो तुम्हारी मिस्ट्रेस हैं, उन सब के आंसू भी इकट्ठे करो। For all are false that taste not just like mines,
और उन सारों के तुम देखोगे कि फेक आंसू होंगे, बिल्कुल कहता है कि फेक होंगे, फाल्स आंसू होंगे, उनके अंदर क्या है, मुनाफिकत छुपी होगी। दैट इज नॉट जस्ट लाइक माइन, जो मेरे प्यार यानी मेरे जो आंसू हैं वो सच्चे हैं, जो प्यार में बह रहे हैं, और अगर वो उनका टेस्ट मेरे आंसुओं के जैसा नहीं है या उनके लेवल का नहीं है तो तुम कहना कि उनके झूठे हैं, और उनके झूठे ही हैं। वो कहता है अलास, कहता अफसोस, हर्ट्स डू नॉट इन आई शाइन्स, अफसोस की बात है कि हम किसी महबूबा की आंख से ये नहीं देख सकते कि वो कितनी फेयर है, कितनी अच्छी है वो। मतलब हार्ट डू नॉट इन द आईज शाइन्स, दिल तो कहता है महबूबाओं के दिल जो हैं उनकी आंखों से तो नहीं पहचाने जा सकते, या हम कहता है कि आंखों से, चमकती आंखों से दिल का अंदाजा नहीं कर सकते कि उसका दिल कितना अच्छा है। अल्लाह अफसोस, हार्ट्स डू नॉट इन द आईज शाइन्स, कि दिल जो है चमकती आंखों से नहीं पहचाने जाते, अगर पहचाने जाते तो हम वहां से जान लेते। अफसोस कि हम ऐसा नहीं कर सकते। अलास, हार्ट्स डू नॉट इन आईज शाइन्स, चमकने वाली आंखों से आप कभी भी दिल की कंडीशन का कि बंदा कैसा है ये नहीं, किसी की आंख चमक रही है तो आंखों से ये तो नहीं पता चलता कि ये बंदा कैसा है, अच्छा है बुरा है। नॉर कहता है कि नॉर कैन यू मोर जज वुमेन्स थॉट बाय टीयर्स, और ना ही किसी के गिरते हुए आंसुओं से आप औरत को जज कर सकते हैं कि औरत कितनी फेयर है, कितनी अच्छी है। हो सकता है कि वो रो रही हो, आपके सामने रो रही हो, लेकिन वो किसी अपने लवर को रो रही हो और तुम्हें दिखा रही हो। It is possible because female has a tool to weep, and her weeping or falling tears don't mean, falling tears don't mean that she loves you. She may be weeping for another person, she may be weeping for another cause, and from weeping tears you can't judge that the woman is a fair woman fair है, ये उसके falling tear से पता नहीं चलता। nor can you more judge women's कहता है women's thought by tears, आप किसी औरत के गिरते हुए आंसुओं से उसकी थॉट को जज नहीं कर सकते। ये भी ठीक है। यहां तक कोई मसला हो, इतनी लाइंस, यहां तक फायजा, रमीम, सोबिया, यहां तक कोई मसला हो? नहीं सर। पंजाब की कोर्स में है जी, पंजाब की कोर्स में है, मेरी बुक पे तो नहीं है। आपको लोगों को सुनाई दे रहा है ये क्या कह रही हैं? जी बोलिएगा सर। पंजाब यूनिवर्सिटी की, मैंने कहा पंजाब यूनिवर्सिटी की कोर्स में ये पॉइंट है। कौन सी? ये वाली जो भी आप करवा रहे हैं। आई थिंक कि होगी, आपने चेक किया? जो मेरी बुक पे तो नहीं है। मेरी बुक पे तो नहीं है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। आपके पास कौन सी बुक है? मेरे पास है। देखिए आपके कोर्स में है लव एंड डिवाइन पोएम, ठीक है? क्या पोएम है, कौन सी पोएम है? लव और डिवाइन पोएम। उसने बस इतना लिखा हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी के कोर्स में, लव और डिवाइन पोएम ऑफ जॉन डन। तो लव एंड डिवाइन पोएम के अंदर जो जो उसकी पोएम्स आती हैं वो फिर सारी हैं। तो ये आपको किस में लगती है, लव पोएम लगती है या नहीं? आपके कोर्स में लिखा हुआ है जॉन डन लिखा हुआ है, और आगे उसके लिखा हुआ है लव एंड डिवाइन पोएम, ठीक है? तो जो लव और डिवाइन पोएम में आएगी वो मौजूद है, और आई थिंक इसमें 20 स्टैंजा मैंने देखे हैं, आए इसके आते हैं। जो मैं चीज़ें आपको करवा रहा हूँ दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड एग्जामिनर कैन आस्क। जो मैं आपको सेंड करता जा रहा हूँ चीज़ें, वो मैं अपने एक्सपीरियंस से सेंड करता हूँ, इंशाल्लाह उसी में से आएगा, इधर उधर से कुछ भी नहीं आएगा। आप उसको आंखें बंद करके उन्हीं टॉपिक्स को कर लें। Nor can you more judge woman's thought by tears than by shadows what she wears, और ना ही हम किसी औरत के शैडो से, उसके अक्स से ये अंदाजा कर सकते हैं
कि उसने क्या पहना हुआ है। ओ परवर्स, परवर्स होता है बुरा। ओ परवर्स सेक्स, ए बुरी जिन्स या बुरी जेंडर। क्या कहता है, वेयर नन इज ट्रू बट शी। कहता है सब कुछ, वेयर नन इज ट्रू, कुछ भी सच्चा नहीं है लेकिन मेरी वो बिलव्ड जो है वो सच्ची है। कैसे सच्ची है, हु इज देयर फॉर ट्रू, कहता है वो अगरचे सच्ची है, बिकॉज हर ट्रूथ किल्स मी, क्योंकि उसकी मोहब्बत की सच्चाई ने, जो मैं उससे मोहब्बत करता हूं, उसने मुझे मार ही डाला है। उसके ट्रूथ ने मुझे क्या किया है, ट्रूथ है, हर ट्रूथ किल्स मी, उसके मोहब्बत की सच्चाई ने मुझे मार डाला है। तो ही इज टॉकिंग अबाउट his love. He's having for that beloved, because John Donne, he had been in love with a lot of female males, and he enjoyed the gay love and feminine love. So like that, he fell in love with many ladies and noble ladies, and he enjoyed the sexual life of London's, and over there he fell in love one of the ladies, and in whose love he wrote this poem, ट्विकनहैम गार्डन। ये वहां पे बैठ के उसने लिखी थी। आ सकता है इसमें से कोई स्टैंजा आ सकता है, बड़ी सिंपल सी पोएम है, इसको आप कर सको। यहां पे हमारे पास है वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग। वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग बड़ी इंपॉर्टेंट पोएम है। हर दफा तकरीबन इससे कुछ ना कुछ आता है, तो इससे कुछ आ सकता है। इसका मैं थोड़ी सी इसकी स्टोरी आपको बता देता हूँ कि जॉन डन अपनी वाइफ एन मोर से बहुत मोहब्बत करता है। जॉन डन जो है वो मोहब्बत में मुब्तला रहा है मुख्तलिफ लेडीज की। गे लव भी देखा, मेल फीमेल और बहुत सारे रिलेशन उसने एंजॉय किए हैं लंदन में। After enjoying the gay and the female and the gay relation, he comes to the ultimate love of Anne Moore. एन मोर उसे मिलती है तो उसकी लाइफ टोटली चेंज हो जाती है जॉन डन की। नो, जॉन डन ही इज ट्रूली इन लव विद एन मोर। एन मोर से वो सच्ची मोहब्बत करता है। एन मोर को छोड़कर वो कुछ दिनों के लिए फ्रांस जा रहा है। कहाँ जा रहा है, फ्रांस। तो वो उससे कह रही है कि वो उसके बगैर नहीं रह सकती, वो परेशान है, और एन मोर जो है वो वैसे भी बीमार है। एन मोर क्या है, बीमार है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं उसके मतलब एक तो उसने ज़्यादातर टाइम जो है प्रेगनेंसी में ही गुजारा है, और सेकंडली वो बीमार भी रही, हेल्थ इशू भी रहे हैं और उसकी डेथ भी जल्दी हो जाती है। जॉन डन जो है बाद में बहुत परेशान रहा है और उसने अपनी बीवी के लिए बहुत सारी पोएम्स भी लिखी हैं। अब एन मोर को छोड़ के कुछ दिनों के लिए लंदन जा रहा है और मतलब फ्रांस जा रहा है, और जाते हुए वो कहता है कि तुम्हें रोना नहीं चाहिए। अब देखें इसके अंदर वो कैसे मेटाफिजिकल आइडियाज को यूज करता है, कैसे रेट्रिक को यूज करता है। रेट्रिक मीन किसी को कायल करना, परसुएड करना, किसी कन्वेंस करना रीडर को, उसके अंदर लॉजिक देना, उसको साइंटिफिक बनाने की कोशिश करना, उसके अंदर ऐसे नजरियात को शामिल करना कि जो एक पोएट को मेटाफिजिकल बना देते हैं, उसको फिलोसॉफिकल बनाने की कोशिश करता है। कहता था कि मुझे टॉपिक बताओ, मैं आपको लिख के दूंगा। वो क्या करता है, अपनी थॉट्स और फीलिंग को दोनों को कंबाइन करके पोएम बनाता है। टीएस इलियट ने एडमायर किया जॉन डन को कि जॉन डन एक ऐसा पोएट है जो थॉट और फीलिंग को मर्ज करके एक नई चीज बनाता है और एक इन्फ्यूज करता है, और नई चीज जो है वो क्रिएट करना जानता है। तो यहां पे वो जब जा रहा है तो वो अपनी वाइफ को कहता है कि तुम्हें रोना नहीं चाहिए, अगर तुम रोगी तो तुम्हारी आंखों से आंसू बहेंगे और मेरी आंखों से भी आंसू बहेंगे। हमारा और कहता है कि हमारा और तुम्हारा लव जो है वो तो बिल्कुल एक सोने की तरह है। जैसे सोने को हम कहता है कि उसको मारते हैं और थोड़े से और उसको कूटते हैं तो उसको वो ऐसे फैल जाता है। हमारा लव तो कहता है रूहों वाला लव है, कोई फिजिकल लव थोड़ा है कि लोग जो हैं एक दूसरे से दूर जाएं तो वो रोने लग जाएं और आहें भरें। हमारा लव ऐसा नहीं है। हमारा लव तो जितने हम दूर जाएंगे तो ये एक ऐसे ही है जैसे सोने की तरह, गोल्ड की तरह। जितना इसको कोई मारेगा ये और लंबा होगा और ये अपना साइज बढ़ाएगा। और मेरी और तुम्हारी रूह तो वैसे ही एक है पहले। और फिर वो आगे से कहता है कि देखा है तुमने कभी
जमीन जो है, जमीन के अंदर जलजला आए तो सारे लोगों को पता चल जाता है। तुम्हें पता है एंड मोर कि जब इतना, ये जो सियारे हैं इतने बड़े बड़े सियारे हैं और ये जमीन से कहीं बड़े हैं, और यहाँ पे तो वो उनकी मूवमेंट जो है आज तक किसी को पता नहीं चली कि क्या हो रहा है। कितने बड़े बड़े सियारे हैं, वहां पे भी तो मूवमेंट होती है और वो बहुत इन्यूमरेबल हैं, बेशुमार हैं। ये जमीन तो एक है, इसमें थोड़ा सा जलजला आए तो सबको पता चल जाता है अर्थक्वेक का। तो हमें उन सियारों की तरह होना चाहिए, उन बड़े वजूद वाले लोगों की तरह होना चाहिए। जो भी हो, हम कभी भी डिगमगाएंगे नहीं, और ना तुम आंसू बहाओगी ना मैं आंसू बहाऊंगा। अगर तुम आंसू आंसू बहाओगी और मैं भी बहाऊंगा तो जो ज्यादा आंसू बहाएगा, इससे एक समंदर, एक तूफान आ जाएगा। देखें कैसे रेट्रिक देता है, कहता है और मेरे और तुम्हारे आंसुओं से एक तूफान आएगा और हम दोनों उसमें बह जाएंगे, और हम में से जो ज्यादा रोएगा वो दूसरे की मौत का काज बनेगा, क्योंकि उससे तूफान आएगा, उससे बहुत बड़ा एक सैलाब आ जाएगा। और फिर अगर मेरी और तुम्हारी, कहता है कि अगर रूह और बॉडी अगर डिफरेंट भी है एक दूसरे से, चलो फिर डिफरेंट ही सही, मैं और तुम तो एक प्रकार की मानिद हैं। हम दोनों तो, कहता है, एक प्रकार की मानिद हैं। अगर तुम्हारी एक लेग जो है एक पॉइंट के ऊपर फिक्स रहेगी तो मैं तुम्हारे गिर्द ही ऐसे घूमता रहूंगा और फिर तुम्हारे सेंटर के गिर्द गिर्द ही रहूंगा। जब तक तुम फेयर रहोगी मैं तुम्हारे गिर्द ही घूमता रहूंगा। So he is talking to his wife that wherever I am going, I will ultimately rotate around you. You should not worry. तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए, मैं जहां भी जाऊंगा एंड मोर मैं तुम्हारे गिर्द ही घूमता रहूंगा, क्योंकि मेरी सेंटर ऑफ अटेंशन तो तुम हो। मैं मोहब्बत तो तुमसे करता हूं, मैं जहां जाऊंगा मैं तुम्हारे पास हूं, तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। सो आई एम जस्ट रोटेटिंग अराउंड यू। कौन कह रहा है? जॉन डन। कौन सी पोएम है उसकी? लव पोएम है। कौन सा डिस्कस करता है इसके अंदर? कॉन्जुगल लव है या फिजिकल लव है? कौन बताएगा? इज इट अ प्लेटोनिक लव? Sir, I think control. इज इट प्लेटोनिक लव? वो प्लेटोनिक लव की यहां पे बात करता है या फिजिकल लव की बात कर रहा है? Platonic. Very good. He's talking about the platonic love. Platonic love about the soul. Real thing is idea, real thing is soul, not physical form. So अगर हम अरिस्टोटल और प्लेटो के फलसफे की बात करें तो प्लेटो किसकी बात करता है? आइडियलिज्म की। आइडियाज, आइडिया किस शक्ल में होते हैं? फिजिकल फॉर्म में या अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में? रियलिज्म, रियलिटी। रियलिज्म क्या, किसका फलसफा है? अरिस्टोटल का। दुनिया के कोई भी बड़े बड़े जो फलसफे हैं, अगर उनको ब्रेक डाउन किया जाए तो वो रियलिज्म और आइडियलिज्म के सामने खड़े हो जाते हैं, उस्ताद शागिर्द के। So let's see line to line text. As virtuous men pass mildly away and whispers to their soul to go, while some of their sad friends do say, now his breath goes and some say no. अब ये 4 लाइन का उसने स्टैंजा बनाया है। 4 लाइन, 4 लाइन, 4 4 4 4 4 4। और मैंने आपको पहले बताया कि पहले क्या स्टाइल फॉलो होता था? या तो शेक्सपियरन स्टाइल सोनेट होती थी, शेक्सपियरन इंग्लिश सोनेट जिसको कहते हैं, या कौन सी सोनेट थी? पेट्रार्कन। पेट्रार्कन सोनेट का क्या तरीका कार था? कल मैंने बताया था, फिर बताता हूं। ऊपर 8 लाइन होती, नीचे कितनी होती? 6 लाइन। ऊपर क्या बताया जाता इस स्टैंजे के अंदर? इस स्टैंजा के अंदर क्या बताता वो? प्रॉब्लम। नीचे वाली 6 लाइन में क्या बताता? सॉल्यूशन। और ये था शेक्सपियरन जो था, उसने क्या किया? शेक्सपियरन सोनेट जो है उसका थोड़ा सा स्टाइल डिफरेंट था। मतलब पेट्रार्कन 8 और 6 लाइन को फॉलो करता था, ऊपर प्रॉब्लम नीचे सॉल्यूशन। अब ये क्या करता? शेक्सपियर ने क्या किया? 4 लाइन का एक क्वार्टरन बनाया स्टैंजा, फिर 4 लाइन का, फिर 4 लाइन का, नीचे 2 लाइन का कॉपलेट, हीरोइक कॉपलेट। हीरोइक कॉपलेट क्या होता है कि दोनों
दोनों क्या होती, राइम होती, ये लाइन। अंडरस्टूड? तो ऊपर क्या है यहाँ पे शेक्सपियरियन स्टाइल में क्या है कि फोर लाइन के कितने हैं, 3 स्टैंजास और 2 लाइन का हीरोइक कॉपलेट। इसने क्या किया, अब इसको जरा देखें, ये किसी रूल को फॉलो नहीं करता भाई। ये 4 लाइन, फिर 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 4 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 और वो आगे भी है रिमेनिंग। तो अब ये कितने स्टैंजा बना रहा है, ये इसने हट के लिखा। आपने अगर टीएस इलियट को पढ़ा हो तो टीएस इलियट ने कहा था ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। उसका मतलब ये नहीं था कि ट्रेडिशन को फॉलो करके हूबहू कॉपी कर दो। उसने कहा था ट्रेडिशन को पढ़ो, होमर से प्रेजेंट एज तक लिटरेचर को पढ़ो और प्रेजेंट नॉलेज जो है साथ शामिल करो, अपना इंडिविजुअल नॉलेज, और उसके बाद क्रिएट समथिंग न्यू, और कोई नई चीज बनाओ। According to Eliot, T.S. Eliot, the concept of tradition is not static. It's a dynamic. It's a vibrant. It's a changing. It's a making new. It's creating new, but following the traditional process. कि जब आप पढ़ो और इस तरह पढ़ो कि होमर से प्रेजेंट तक लिटरेचर को पढ़ो, अपना नॉलेज साथ शामिल करके एक नई चीज बना के फिर ट्रेडिशन का हिस्सा बन जाओ, और फिर कोई नया पोएट आए तो वो फिर होमर से प्रेजेंट एज तक लिटरेचर को पढ़े, और इस तरह ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट गो साइड बाय साइड अकॉर्डिंग टू टीएस इलियट। वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग। वैलिडिक्शन का मतलब होता है कि टेकिंग लीव, कि वो जाना, फॉरबिडिंग मना करना, मॉर्निंग रोने से। वैलिडिक्शंस जाते हुए मना करना किससे, अब वो जा रहा है और वो मना कर रहा है मॉर्निंग से, मातम से। मॉर्निंग का मतलब क्या होता है, मातम। मॉर्निंग मातम, फॉरबिडिंग मना करना, वैलिडिक्शन फेयरवेल किसी को जाते हुए। सो लेट्स डिस्कस लाइन बाय लाइन। एज विर्चुअस मैन पास माइल्डली अवे, जैसा कि तुम्हें पता है कि विर्चुअस मैन जब इस दुनिया से जाते हैं तो वो हंसते हुए यहां से चले जाते हैं, किसी को बताते भी नहीं है। विर्चुअस मैन जब यहां से जाते हैं इस दुनिया से, और वो बड़े कहता है कि माइल्डली, सॉफ्टली, आराम से ये इस दुनिया से चले जाते हैं। आपको पता है कि जो अच्छे लोगों की जान जो ऐसे निकलती पता ही नहीं चलता, बुरे लोगों की जान हम ये कहते हमने तो यही देखा कि बहुत बुरी निकलती है, बुरे तरीके से। एंड विस्पर्स टू देयर सोल टू गो, और वो विस्पर करते हैं, मतलब उनको कहते हैं उनके, एंड विस्पर्स टू देयर सोल्स टू गो, और अपनी सोल से वो विस्पर करते हैं कि वो चली जाए। While some of their sad friends do say, लेकिन उसके जो दोस्त हैं उनके वो बड़े परेशान होते हैं, और वो क्या कहते हैं फ्रेंड्स के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में परेशान होते हैं। नो हिज ब्रेथ गोज, अब इसकी सांस गई, एंड सम से नो, और कुछ कहते हैं अभी ये जिंदा है। सो अब ये क्या बात कर रहा है कि जैसे नेक आदमी जब इस दुनिया से जाते हैं तो वो अपनी सोल को आराम से कहते हैं कि भाई जाओ, बस मुझे छोड़ दो, और वो चली जाती है। और वो शोर नहीं मचाते, रोते नहीं है, आहो बका नहीं करते, लेकिन परेशान लोग होते हैं। कोई कहते हैं अभी गया, कोई कहते हैं अभी गया। कहता है हमें भी ऐसे ही करना चाहिए, मातम ना करो। सो लेट अस मेल्ट, चलो हम पिघल जाएं, चलो हम खत्म हो जाएं, जुदा हो जाएं। एंड मेक नो नॉइज, और हमारा शोर भी ना हो। नो टीयर्स फ्लड नॉर साइज टेम्पेस्ट, हमें ना तो टेम्पेस्ट मूव, हमें ना तो शोर करना चाहिए, ना टीयर फ्लड, ना हमें, ना तो कहता है कि आंसुओं के सैलाब बहाने चाहिए, और ना साइज टेम्पर्स मूव, और ना ही तूफान बपा करना चाहिए। कहता है एंड दैट वाज द प्रोफोनेशंस ऑफ आवर जॉयस। ये कहता है प्रोफोनेशन का मतलब लिखें बेइज्जती। ये हमारे कहता है कि हमारी मोहब्बत की ये एक डिग्रेशन होगी। क्या? टू टेल द लेडीज आवर लव, कि हम लोगों को, दूसरों को बताएं अपनी मोहब्बत के बारे में। देखिए कि हम आपसे एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं। वी डोंट नीड टू टेल अदर पीपल वी लव, दैट्स ऑल। वी लव एंड आवर हार्ट नो इट। वी डोंट नीड टू मेक नॉइज
to tell people that we love each other. Since our love is a pure enough and we have platonic love, we have love of souls, not physical body. If our bodies are not near, it doesn't matter. Since we love each other through souls, हम सोल की मोहब्बत करते हैं, सोल टू सोल मोहब्बत करते हैं. हमें श्योर करने की जरूरत नहीं है और लोगों को बताने की. ये स्टैंजा एक मैंने ये किया है कि इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछें. Moving on the earth bring harms and fears. Man reckons what it did and meant, but the trepidations of the spheres, though greater far is innocent. कहता है कि मूविंग ऑफ द अर्थ जब जलजले आते हैं, ब्रिंग हार्म्स एंड फियर, बहुत ज्यादा कहता है तूफान हार्म होता है, नुकसान होता है और लोग खौफ और हरास फैलता है. जब भी जलजले आते हैं तो खौफ और हरास फैलता है. मूविंग द अर्थ का मतलब क्या है? जब अर्थक्वेक आता है, ब्रिंग हार्म, फियर, खौफ और हरास फैलता है. मैन रेकन्स, लोग गिनते हैं, व्हाट इट डिड एंड मेंट, इसका मतलब क्या था, कैसे आया था अर्थक्वेक, कैसे अर्थ शेक हुई थी, कितने लेवल का जलजला आया था, कितना नुकसान हुआ, लोग अंदाजे लगाने लग जाते हैं. बट ट्रिपिडेशंस, और फिर क्या होता है, ट्रिपिडेशंस ऑफ द स्फीयर, और तुम्हें पता है सियारों में भी कहता है मूवमेंट होती है. दो ग्रेटर फार इज इनोसेंट, कहता बहुत बड़े लेवल पे होती है. आपको पता है कि सियारे जो हैं वो सारा दिन ऐसे रोटेट करते हैं अपने मदारों में, करते हैं ना, कुरान पाक में भी लिखा है. लेकिन वो कहता है कभी आपने देखा है वो कितने मासूम अंदाज से कहता है वो भी मूवमेंट करते हैं, कभी उनसे कभी शोर नहीं हुआ और ना किसी को पता चलता है. डल सबलूनरीज लवर लव, हमारा लव भी कहता है इस सबलूनरी लव की तरह होना चाहिए, इन सियारों की तरह. Who souls is sense cannot admit, कहता है कि जिसकी सोल इज सेंस कैन नॉट एडमिट, और जिसको कहता है कि जिसकी सोल से हमें अंदाजा होता है, लेकिन कहता है कि हम उसे कभी भी एडमिट नहीं करते कि उससे कितना शोर होता है, वो बताते नहीं है. ऑफ एब्सेंस काज इज डोथ रिमूव, और हमारा जो प्यार है कहता है एब्सेंस से खत्म नहीं होता. रिमूव का मतलब होता है खत्म होना. डोथ, काज डोथ इसकी वजह नहीं बन सकता कि हम एक दूसरे से दूर हो जाएं और हमारा लव जो है खत्म हो जाए. द थिंग विच एलिमेंटेड, जिसने हमारे मोहब्बत को एलिमेंटेड किया है, बनाया है, वो क्या है? बट वी बाय अ लव सो मच रिफाइंड, हमारा प्यार तो बड़ा रिफाइन है, सोल टू सोल लव है, फिजिकल लव नहीं है. हम लिप्स, बॉडी और कहता है कि इन चीजों की कहता कायल नहीं है. दैट आवर सेल्फ नो नॉट व्हाट इट इज, हम तो जानते भी नहीं है, कहता है आवर सेल्फ नोज नॉट व्हाट इज, हम तो कहता है इन चीजों को जानते भी नहीं है. किसको? फिजिकल चीजों को. हमें बस क्या इंटर शोर्ड ऑफ द माइंड, बल्कि कहता है हमारा दिमाग जो है वो क्या है, हमेशा एक दूसरे के साथ है, राब्ते में है. किस तरह? केयर, और हमारा दिमाग क्या किसकी केयर नहीं करता? केयरलेस आईज लिप्स एंड हैंड्स टू मिस, ना तो उसे कहता है आंखों की परवाह है, ना लिप्स की परवाह है, ना हैंड्स की परवाह है, या इसको मिस करे, क्योंकि हमारा लव फिजिकल नहीं है. इसके अंदर वो किसकी बात कर रहा है? प्लेटोनिक लव की. प्लेटोनिक लव, लव ऑफ सोल, नॉट बॉडी. उसके बाद आवर टू सोल्स देयरफॉर विच आर वन, हमारी दोनों की सोल्स कहता जो कि एक हैं. दो आई मस्ट गो एंडोर्स नॉट येट, अगरचे कहता है आई मस्ट गो, मुझे कहता जरूर जाना है, इंडोर नेट, और हम बर्दाश्त भी नहीं कर सकते. A breach but an expansions like gold to arrays, thinness beat, बीट का मतलब होता है किसी को मारना, थिननेस पतला करना. और हमारा लव तो कहता है अ ब्रीच बट एन एक्सपेंशंस लाइक गोल्ड टू एरेज एंड थिननेस बीट, हमारा प्यार तो कहता है सोने की तरह है. गोल्ड का मतलब होता है सोना, जितना इसे कूटेंगे मारेंगे ये और ऐसे बढ़ता जाएगा. तो आर लव इज, सिंस आर लव इज ऑफ सोल्स एंड इट्स लाइक अ गोल्ड. अब देखें यहाँ पे उसने क्या यूज किया है, एक तो इमेजरी यूज की है लाइक, और सिमली यूज की है, सिमली यूज की है. इसीलिए इसको जॉनसन ने क्या कहा था, जॉनसन ने क्यों कहा था इसको कि ये क्या है, ये मेटाफिजिकल पोएट्स क्या करते हैं कि ऐसी चीजों को कंपेयर करते हैं, दे कंपेयर थिंग्स
बाय वॉल दे यॉक द थिंग बाय वॉयलेंस टुगेदर, चीजों को जोर से इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, अपने इंटेलेक्चुअल पावर के साथ क्या करते हैं, इंटेलेक्ट के जरिए उसे जोर से इकट्ठा करते हैं, वायलेंस इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, जो अजीबो गरीब किस्म की चीजें हो जाती हैं। जैसे आप देखे सोने के साथ किसको कंपेयर कर दिया, प्यार को। इफ दे बी द टू आर टू, सो अगर हम दोनों की जो रूहें हैं वो अगर कहता लहदा लहदा से ही हैं, चलो जी लहदा ही समझ लें। फिर आगे कहता है एज स्टिफ ट्विंस कंपासेस आर टू, हमारी दोनों की कहता है कि जो रूहें हैं, हमारे जो दोनों के जो बॉडी हैं, रूहें हैं, वो क्या हैं हमारे, अगर टू हैं तो दो हैं तो दो ही समझें। A stiff twins compass are two, हम तो कहता है इस कंपासेस की तरह है। The soul fixed foots make no shows to move but doth if the other does, हमारी जो एक टांग है उसकी, इस कंपास की एक जगह पे खड़ी रहती है और दूसरी जो है उसके गिर्द कहता है घूमती है। फूट मेक नो शोज टू मूव्स बट डोथ इट अदर्स मूव, हमारी कहता है हमारा प्यार जो है वो ऐसे ही है कि जैसे इस प्रकार की दो क्या हैं, टांगे हैं, एक टांग अपनी जगह पे फिक्स रहती है तो दूसरी भी फिक्स रहती है, अगर ये घूमती है तो ये मूवमेंट करती है तो साथ ही ये करती है। मतलब अगर यहाँ पे रखें और दूसरे को हिलाएं तो ऐसे वो घूमता रहेगा, लेकिन वो क्या इसके गिर्द ही घूमता रहेगा, लेकिन हम एक दूसरे के गिर्द ही रहते हैं। एंड दो इट इज द सेंटर सिट, ये अपने सेंटर पे रहती है एक टांग उसकी, येट व्हेन अदर फार डोथ रोम्स, अगर दूसरी रोम का मतलब होता है घूमना, इट लीन्स, तो ये भी कहता है झुकती है, एंड हार्कन्स आफ्टर इट, और उसके पीछे चलती है, एंड ग्रो अरेक्ट, और सीधी खड़ी रहती है, एज दैट कम होम, और फिर कहता है वो वापस अपनी जगह पे आ जाती है। होम का मतलब होता है अपनी जगह पे, मतलब ये अब दो प्रकार ऐसे होती है, एक प्रकार ऐसे रखें तो उसको दूसरे को ऐसे घुमाएं तो वो उसके गिर्द ही घूमती रहेगी। ठीक है, तो दोनों कहता है कि जब तक ये अपनी जगह पे फिक्स रहेगी तो वो दूसरी कहता है ये दोनों के पे डिपेंड करता है, अगर ये फिक्स रहेगी तो ये इसके गिर्द घूमेगी, अगर ये फिक्स नहीं रहेगी एक जगह पे तो ऐसे घूमेगी तो दूसरी भी डिस्टर्ब होगी। देखिए उसने किससे कंपेयर कर दिया लव को, टू लवर्स को कंपास से, तो इसीलिए इसको जॉनसन ने कहा कि ये हेट्रोजीनियस जो आइडियाज हैं उनको बाय वॉलेंस टुगेदर करने की कोशिश करते हैं, इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। Such wilt thou be to me who must like the other foot obliquely runs, और कहता है कि ये एक जाविये से, एक राशि जाविये से कहता है कि घूमेगी, एंड फर्मनेस मेक माई सर्कल जस्ट, और तुम अगर पक्की रहोगी तो मेरा सर्कल जो है बड़े उम्दा अंदाज से पूरा होगा, एंड मेक मी एंड वेयर आई बिगिन, और मैं वहां पे आके खड़ा हो जाऊंगा जहां से मैंने ट्रेवल किया था, मतलब मैं तुम्हारे पास ही आ जाऊंगा, वो कह रहा है जॉन डन अपनी वाइफ को कह रहा है। तो ये तो हमने उसकी एक पोएम पढ़ी, एक और पोएम है जो बड़ी प्रोमिनेंट है वो भी आपको पढ़ाता हूं। ये सॉन्ग है जॉन डन का,